मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि कैसे साइमन कमीशन आया, कांग्रेस ने उसमें कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण पूर्ण बहिष्कार किया पूरे देश भर में। सरकार ने उस बहिष्कार आंदोलन का दमन भी किया, जिसमें लाला लाजपत राय की लाठियों से पीटकर हत्या हो जाती है। और जब ज्यादा विरोध होने लगा तो भारत सचिव उसमें जो लॉर्ड बिरकेनहेड थे, उन्होंने भारतीयों को एक चुनौती दी कि भारतीय सिर्फ विरोध करना जानते हैं, वो कोई ऐसा संविधान निर्मित नहीं कर सकते स्वयं के लिए जो भारत में स्थित सभी दल या सभी व्यक्तियों को स्वीकार्य हो। ठीक है, जैसे उन्होंने एक घोषणा की, कांग्रेस ने उनकी इस घोषणा को चुनौती के रूप में लिया। जल्दी आनन फानन में ही दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, वहां पे प्रस्ताव ये रखा गया, सभी सहमत हुए। फिर एक कमेटी बनी मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में, 9 सदस्यीय कमेटी, अध्यक्ष को छोड़ करके सदस्य की जब कमेटी बन गई तो इस कमेटी ने प्रारूप, संविधान का जो प्रारूप होता है वो तैयार करके कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। और जो दूसरा हुआ अधिवेशन, उसमें ऐसा लगा कि ये सारा जो भी प्रारूप तैयार किया गया है संविधान का, ये सभी दलों को स्वीकार्य होगा, और कांग्रेस ने उस चुनौती को स्वीकार करके एक अच्छा संविधान दे दिया। लेकिन प्रारंभिक अधिवेशन में सर्वदलीय सम्मेलन जो था उसमें तो स्वीकार हो गया, लेकिन उसके बाद एक परिवर्तन होता है ये कि प्रस्ताव को रखा जाए कार्यकारिणी में सर्वदलीय सम्मेलन के, और उस पर मत विभाजन के माध्यम से प्रस्ताव को पास करवाया जाए। जब ये प्रक्रिया अपनाई जाने लगी तो उसमें थोड़ी सी सांप्रदायिक ताकतों ने अपने लिए अधिकारों को लेकर के विवाद पैदा कर दिया, और अंततः वो प्रस्ताव पास नहीं हो सका। और जब प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो फिर मोतीलाल ने एक घोषणा की कि यदि 1 वर्ष के अंदर सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस आंदोलन खड़ा करने के लिए बाध्य हो जाएगी। ये सब बातें आई। फिर जिन्ना के 14 सूत्र आए, उन्होंने दिया, सांप्रदायिकता की बात आ गई। जिन्ना जो एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर थे, वो मुस्लिम लीग के विरोधी गुट फजलुल का जो था, ठीक है, मोहम्मद शफी वाला, उसमें वो सम्मिलित हो गया, और फिर यहीं से वो एक सांप्रदायिक राजनेता के रूप में आगे आते हैं। ठीक है, 1 साल के बाद लाहौर अधिवेशन, गांधी जी भी 27 में सक्रिय राजनीति में लौट आए। गांधी जी सक्रिय राजनीति में लौट आए तो अब स्थिति ये थी कि गांधी जी को किसी न किसी तरीके से भारतीय जनमानस को आंदोलन के लिए तैयार करना था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी को सौंपी गई, लेकिन गांधी जी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं ने स्वीकार करके उस समय राष्ट्रवादी नेता जवाहरलाल नेहरू को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। कहते हैं अधिवेशन का अध्यक्ष, और उसमें नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा जो बहुमत से पास भी हुआ। और 30 दिसंबर की रात में उन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया, और उसके बाद फिर 2 जनवरी को कार्यकारिणी की समिति की बैठक होती है, जिसमें निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। जो प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वहीं से वो खत्म हुई, और बाद में जब संविधान हमारा बनता है तो चूंकि उसका महत्व था 26 जनवरी का, इसलिए संविधान भी 26 जनवरी को ही लागू कर दिया गया। तो एक ये प्रक्रिया आती है। तो जब लाहौर अधिवेशन हो गया, कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, ठीक है, उनका विरोध भी किया गया। उसके बाद जब देखा लाहौर अधिवेशन नहीं है तो गांधी जी ने यहीं से, चूंकि 1 वर्ष का जो मोतीलाल नेहरू का वो था निर्णय, वो भी खत्म हो चुका था, गांधी जी को लगने लगा था कि अब माहौल एक ऐसा है कि हम एक नया आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो गांधी जी ने एक नए आंदोलन की रूपरेखा बनाई, और कराची अधिवेशन में उस आंदोलन की रूपरेखा का जो प्रस्ताव था वो पास हो गया, और सर्वसम्मति से गांधी जी को निर्देशित कर दिया गया कांग्रेस से कि वो जैसा चाहे वैसा निर्णय ले सकते हैं। गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांग यंग इंडिया के माध्यम से, जो उनका पेपर था, उसके माध्यम से भारत सचिव और वायसराय को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा इन मांगों पर विचार किया जाए, यदि इन पर विचार नहीं किया गया तो कांग्रेस आंदोलन के लिए बाध्य होगी। क्योंकि सरकार ने उन मांगों पर विचार नहीं किया, इसलिए गांधी जी एक नए आंदोलन के लिए बाध्य हुए। जो आंदोलन चला वही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934।
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 14 फरवरी 1930 को साबरमती के आश्रम में गांधी जी एक बैठक करते हैं। ठीक है, इस बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। कब? 14 फरवरी। ये डेट आपको याद रहेगी क्योंकि इस दिन विश्व का महापर्व होता है, प्रेम दिवस। 14 फरवरी 1934 को साबरमती आश्रम में एक बैठक होती है कांग्रेस कार्यकारिणी की। इस कार्यकारिणी में एक निर्णय लिया जाता है। कार्यकारिणी में एक निर्णय में गांधी जी को नेतृत्व दे दिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। यानी गांधी जी जैसे चाहें वैसे आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। कांग्रेस उस पर कोई टीका टिप्पणी रोक नहीं करेगी क्योंकि गांधी जी को ही आंदोलन के बागडोर दी जाती है कि गांधी जी अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसे आंदोलन चलाएं। उनके प्रत्येक निर्णय में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। ठीक, ये बात आ गई। ठीक है, देखिए गांधी जी ने ये सोचा कि क्यों ना हम फिर से समझौते की बात कर लें, क्योंकि आंदोलन की बात है। जैसे हम आंदोलन की बात करेंगे, संभव है कि सरकार आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी, तो इस आंदोलन के दबाने के क्रम में सरकार कितनी बर्बर हो सकती है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हर संभव कोशिश किया जाए कि सरकार से समझौता हो जाए। अंततः गांधी जी ने पुनः इरविन को एक पत्र लिखा। ठीक, कोशिश ये थी कि भाई समझौते की बात थी कि भाई जो मैंने मांग रखी थी उसका का एक और दो धारा जो थी हमारे मांग को उसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन जो पत्र लिखा इसका भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अब तो विवश थे गांधी जी। ठीक, और जब विवश हैं गांधी जी तो स्वाभाविक है कि गांधी जी आंदोलन के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि मांग ही गांधी जी ऐसा कर रहे थे कि सरकार उसको स्वीकार न कर पाए। और जब सरकार स्वीकार नहीं कर पाएगी मांग, तो होगा क्या? हम तो सारा दोष सरकार पर रखेंगे और खुद आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। बाद में अगर समझौते की वो बात करते हैं तो हम सीधे कहेंगे हम तो बहुत चाहते थे कि हम आंदोलन न करें, लेकिन क्या करें, हम तो तुमसे कह रहे थे 11 मांग थी, 4-5 मांग लिए होते, तुम एको नहीं माने, तो मेरी मजबूरी थी आंदोलन करना। क्योंकि अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर जनता के बीच में कौन सा मूल्य लेके जाएंगे, मेरा तो राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो जाएगा, तो मेरी मजबूरी। ठीक है, ऐसे में गांधी जी विवश होकर सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की? दांडी मार्च से की। ठीक है, तो अब हम लोग पहले दांडी मार्च समझे कि दांडी मार्च क्या था, क्यों दांडी मार्च से, अरे मिटाल नहीं रहे हैं। देखिए दांडी मार्च। ठीक है, अब देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं और 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। जब 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे तो 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र के तट पर नमक बनाया, वो भी गैर कानूनी तरीके से। नमक कानून के अकॉर्डिंग ये था कि सरकार के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नमक नहीं बना सकता,
और गांधी जी की जो मांग थी 11 सूत्री में, उसमें गांधी जी की एक मांग ये भी थी कि नमक कानून और नमक पर टैक्स ये दोनों समाप्त किए जाएं। नमक कोई भी भारतीय, जो भी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र के लोग हैं वो कोई भी बना सकते हैं, क्योंकि नमक एक प्राथमिक आवश्यकता होती है और इसको किसी के नियंत्रण में, किसी के एकाधिकार में रहना नहीं चाहिए। तो एक मांग थी, इसलिए गांधी जी ने, और चूंकि किसानों से सामान्य जनता की मांग थी, इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले इसी को तोड़ना चाहा। ठीक है, तो देखिए दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। ठीक है, अब देखिए जब दांडी मार्च की योजना बनाते हैं गांधी जी, तो इस योजना में इन्होंने अपने 78 चुने हुए अनुयायी रखे। अब 78 अनुयायी हो गए प्लस एक गांधी जी, यानी दांडी मार्च में गांधी जी को लेकर 79 लोग थे। लेकिन अगर गांधी जी को छोड़कर ये कहा जाए दांडी मार्च में गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ गए, तो दांडी मार्च में गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ गए। दांडी मार्च में कुल कितने व्यक्ति गए थे, तो वहां गांधी जी ऐड हो जाएंगे 79 लोग गांधी जी को सम्मिलित करके। ठीक है, तो ये चीज हुई। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से प्रारंभ होता है दांडी के लिए, और इसकी दूरी है 241 मील। किलोमीटर में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई 1.6 से कर दीजिए, किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, लगभग की दूरी ये चीज होगी। ठीक है, 5 अप्रैल को पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को अवैध रूप से नमक बनाया, और गांधी जी का अवैध रूप से नमक बनाने का कार्य ही था कि संपूर्ण भारत में यह आंदोलन या कानून तोड़ने का आंदोलन प्रारंभ हो गया। हर जगह, लगभग हर शहर में, हर गांव में भी काफी ज्यादा सक्रिय था यह आंदोलन। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्र आप लगा लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा द्वीप से वापस आने के पश्चात पेरिस मार्च से किया। जब लिप्जिंग युद्ध के बाद नेपोलियन को मित्र राष्ट्रों ने एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया और यहां वियना सम्मेलन चालू हो गया। आपसी मतांतर, संपत्ति के बंटवारे को लेकर के, विजित क्षेत्रों के विभाजन को लेकर के जब बढ़ने लगा और यह बात नेपोलियन तक पहुंची, तो नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर फ्रांस पहुंचता है। कहते हैं फ्रांस में जब पेरिस में प्रवेश करता है तो उसके साथ लगभग लाखों की भीड़ थी, और जो भी गणतंत्रवादी थे, जो मित्र राष्ट्रों के साथ थे, जैसे उन्होंने नेपोलियन के आने की खबर सुनी, लुई 18वें ने सुनी, ये सब भाग खड़े हुए और पुनः सत्ता नेपोलियन के हाथ में आ गई। 100 दिन तक नेपोलियन सत्ता पर काबिज रहा। ठीक, अब जब 100 दिन तक काबिज रहा तो जो मित्र राष्ट्र उन्होंने देखा कि नेपोलियन पुनः आ गया है, तो जो भी आपसी मतभेद थे वो सारे मतभेद भूल गए वो, और पुनः वाटरलू का युद्ध हुआ। और वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन की पराजय हुई तो उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहां से वो कभी लौटकर नहीं आया। ठीक है, तो पहली तुलना जो उन्होंने की दांडी मार्च की, वो नेपोलियन के पेरिस मार्च से की, और दूसरी तुलना कहते हैं उन्होंने की, वो की मुसोलिनी के राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने हेतु रोम मार्च से की है। जब मुसोलिनी रोम में प्रवेश करता है उससे की है। यानी दोनों जगह, पेरिस मार्च राजनीतिक सत्ता, मुसोलिनी का रोम मार्च राजनीतिक सत्ता, यहां दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने इन्हीं दोनों से किया। ठीक, यानी प्रारंभ में अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक एक क्षेत्र वाइज, प्रांतीय वाइज ये देख लेते हैं किस प्रांत में कौन से नेता
नेतृत्व प्रदान कर रहे थे आंदोलन को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से। जैसा कि हम लोग अभी तक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की बात करते आए हैं और ये देखा गया पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कांग्रेस या कांग्रेस से इतर जो सबसे प्रमुख नेता थे वो थे सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान। या इन्हीं को बादशाह खान या सीमांत गांधी, ये भी नाम दिए गए इनको। ठीक है, सीमांत गांधी या बादशाह खान जो भी दिया गया। ठीक, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार ने आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन को चलाने के लिए उन्होंने लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ठीक, इसका मतलब होता है ईश्वर के सेवक। सेवक, क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे सभी सदस्य लाल कुर्ता पहनते थे। लाल कुर्ता पहनने के कारण इन सभी को लाल कुर्ती दल कहा गया। यानी ऐसे लोग जो लाल कुर्ता पहनते हों उनको लाल कुर्ती दल का सदस्य माना गया। ठीक है, अब देखिए सीमांत गांधी को फक्रे अफगान भी कहा जाता था, है ना। एक उपाधि दी थी यही लाल कुर्ती दल के सदस्यों ने, इनको एक उपाधि दी लाल कुर्ती दल के सदस्यों ने, फक्र ए अफगान। भारत विभाजन के सबसे ज्यादा विरोध में ये थे। बाद में एक अलग प्रांत की, बलूचिस्तान प्रांत की ये मांग कर रहे थे, लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने स्वीकार की नहीं किया और इनकी मांग को दबा भी दिया गया। मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता या जबरदस्ती बूथ कैप्चर इत्यादि मांग के जो विलय का प्रस्ताव था उसमें मोहम्मद से पास करवा लिया था, तो खत्म हो गया। लेकिन ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिले, हमेशा भारत के पक्ष में खड़े रहे। ठीक है, देखिए सीमांत गांधी ने पख्तो भाषा में, पश्तो भाषा में पख्तून नामक पत्रिका निकाली। ठीक है, इस पत्रिका का कार्य क्या था? आंदोलन को प्रसार करना। देखिए चीजें क्या है, कैसे कैसे आप पक्ष में आते हैं, कैसे उसका प्रसार करते हैं, कैसे उसके क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं और कैसे आप कोशिश ये करते हैं कि अधिक से अधिक जनसंख्या जो है, जनता जो है वो आपके आंदोलन में सम्मिलित हो जाए। ठीक है, दूसरा बाद में इन्होंने 10 रोजा नाम से प्रकाशित किया। ये जो पत्रिका थी इसी को 10 रोजा नाम से प्रकाशित किया। ठीक, यहां से इनकी चालू हो गई, लेकिन 1946-47 तक जब ये चालू हुआ, भारत विभाजन की बात हो गई, कैबिनेट मिशन के अनुसार माउंटबेटन प्लान आ गया, तो जब ये सारी चीजें हुई इनको लगा कि अब सही तो भारत नहीं हो सकता, भारत विभाजन अनिवार्य है। तो अब लीग के साथ ये जा नहीं सकते थे क्योंकि बलूचिस्तान का क्षेत्र पाकिस्तान के पश्चिम में दिया गया था, या पाकिस्तान की जो परिभाषा दी गई थी कौन कौन से क्षेत्र, उसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ ये चाहते नहीं थे। इसलिए इन्होंने अलग पख्तूनिस्तान
पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय आंदोलन किया। आंदोलन प्रारंभ किया था, लेकिन ये मांग इनकी फुलफिल नहीं हुई, या लीग ने फुलफिल होने नहीं दी, या अंग्रेजों ने फुलफिल करनी नहीं चाहिए। चूंकि बाद में पाकिस्तान के साथ इनको मिलना था तो बात समस्या हो गई, चाहते नहीं थे फिर भी किया गया। तो बाद में गांधी जी से बड़ा नाराज थे ये। इन्होंने यही कहा कि गांधी अगर चाहते जो हो सकती थी। गांधी जी ने मौन स्वीकृति विभाजन के पक्ष में दे दी थी, वो भी विवश होकर के, क्योंकि कार्यकारिणी जो भी थी वो सभी, या उस समय के जो भी युवा या नेता थे जो अच्छा पद प्राप्त कर सकते थे, उन सब ने विभाजन के पक्ष में निर्णय दे दिया था। ठीक है, ठीक है। जिन्ना ने गफ्फार खान को, ये तो बहुत सांप्रदायिक नेता थे बाद में, है ना, इन्होंने गफ्फार खान को जंगी पठानों के हिंदूकरण, जंगी पठानों के हिंदूकरण व नपुंसक बनाने के कार्यवाहक की संज्ञा दी थी। पूछिए, ऐसे व्यक्ति को ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सिंध में ही घटी, पश्चिमोत्तर प्रांत में ही। हुआ क्या कि यहां पर आंदोलनकारियों पर गढ़वाली सैनिकों की एक टुकड़ी थी, 2 प्लाटून थी, कि 2 प्लाटूनों ने गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक, इसके जो नेता थे वो थे चंद्र सिंह गढ़वाली, इन सेनाओं के नेता चंद्र सिंह गढ़वाली। कहते हैं बाद में सभी सैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ और सभी को सेना से निकाल दिया गया था। ये दंड हुआ था कि सेना की अनुशासन भाई जरूरी है सेना में, ठीक है, तो उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए ऐसा हुआ। लेकिन वहां सबसे अच्छी बात थी कि एक शासक पर इतना दबाव पड़ रहा है आंदोलन का कि उसके दिमाग में ये भी बात घर कर जाएगी कि कहीं न कहीं सैनिकों का भी मनोभावना इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में ये सैनिक भी आंदोलन के साथ सम्मिलित हो जाएं और पुनः 1857 से बड़ा आंदोलन अंग्रेजों को देखने को मिलेगा और यह आंदोलन इतना तीव्र होगा कि आंदोलन में खून खराबा भी होगा और अंग्रेजों को भारत छोड़ना भी पड़ेगा। तो ये चीजें थी, इसलिए इन्होंने बाद में धीरे धीरे उदारता की बात आई। ठीक है, मिटालते हैं, आगे बढ़ते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या था। पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा इसमें जो सविनय अवज्ञा की बात आती है वो मणिपुर में नागाओं का आंदोलन चला, ठीक है, जिसे जिया लरंग आंदोलन कहते हैं। मणिपुर में नागाओं का आंदोलन, ठीक। यह आंदोलन का नेतृत्व जो था, इसका नेतृत्व यदुनाग, क्या है, यदुनाग द्वारा किया गया, ठीक है। इस आंदोलन को जिया
लरंग आंदोलन कहा गया। लेकिन समस्या यह थी कि इन आंदोलनों में हिंसा भी हुई, और हिंसा होने के, सशस्त्र क्रांति थी, सशस्त्र विद्रोह था, सशस्त्र आंदोलन था, और इसी हिंसा के कारण सरकार ने यदुनाग को गिरफ्तार कर लिया, इन पे हत्या के आरोप लगाए गए और फांसी दे दी गई। अब समस्या यह था कि आंदोलन का नेतृत्व कौन करे। ठीक है, ऐसे में यदुनाग की बहन गैडनलियो स्त्री थी, ज्यादा एज भी नहीं थी। ठीक, इन्होंने संभाला, नेतृत्व संभाला। ठीक, बाद में इनको पंडित JL नेहरू ने रानी की उपाधि दी। इसीलिए रानी गैडनलियो आता है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सका है। तो रानी की उपाधि ने पंडित नेहरू ने दी थी। ठीक, आंदोलन चूंकि सशस्त्र था, ये भी गिरफ्तार की गई। गिरफ्तार होने के बाद इन्हें आजीवन कारावास हुआ। भारत जब आजाद हुआ तो इन्हें रिहा किया गया था, रानी की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, ये चीज हुई यहाँ पर। तो मणिपुर ये आंदोलन और भी क्षेत्र में रहा होगा, शायद पूर्वोत्तर के और भी बात ज्यादा क्षेत्र में रहा हो, ये चीजें यहाँ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बम्बई। बम्बई में जो आंदोलन का केंद्र बिंदु था वो था धरसना, क्योंकि धरसना में एक नमक मील कारखाना था। ठीक है, अब जब दांडी में गांधी जी नमक बना के कानून तोड़ दिए, तो गांधी जी ने घोषणा की कि अगला नंबर धरसना होगा। गांधी जी स्वयं अपने सेवकों के साथ धरसना मिल कारखाने पर प्रदर्शन करने की घोषणा की। ठीक, लेकिन जैसे ही गांधी जी ने घोषणा की कि हम प्रदर्शन करेंगे, 4 मार्च को ही (1931) को ही गांधी जी गिरफ्तार हो गए। सॉरी, 4 मार्च नहीं है, 4 मई है। अब समस्या ये था कि जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए हैं, तो फिर यहां आंदोलन कौन करता, धरना प्रदर्शन कौन करता? तो अनुयायी गिरफ्तार गांधी जी हुए थे, अनुयायी थोड़े गिरफ्तार हुए थे। तो क्या गांधी जी के अनुयायी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? गांधी जी के अनुयायियों ने धरना प्रदर्शन किया और उसका नेतृत्व 3 महान लोगों ने किया। कौन? एक तो सरोजिनी नायडू, दूसरे सरोजिनी नायडू जब 1924 में दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर गई थी, तो उस समय इनके उस आंदोलन के साथी इमाम साहब, वो भी यहां इनके साथ थे। प्लस गांधी जी के पुत्र मणिलाल, गांधी जी ने कभी भी अपने पुत्रों को राजनीति में आगे नहीं किया। एक यही पुत्र हैं जिनकी राजनीति इतिहास में ज्यादातर नाम मिलता है इस कारखाने पर धरना प्रदर्शन के दौरान। अन्य लोग ज्यादा सक्रिय भी नहीं हुए, या गांधी जी ने उनको राजनीति में आने ही नहीं दिया, कुछ भी रहा हो। इसीलिए गांधी जी का नाम जो है
एक विशेष परिवार उठाता है, उसका लाभ उठाता है, क्योंकि गांधी जैसा व्यक्ति नहीं हो सकता था। अब ये 3 लोग नेतृत्व करता थे, प्लस इनके साथ लगभग 2000 अन्य लोग थे। अब इन लोगों ने, कार्यकर्ता थे भाई, इन लोगों ने उस मील पर धरना दिया। किस पर? जिस पर गांधी जी धरने की बात कर चुके थे, और बंबई में वह मील नमक का सबसे बड़ा कारखाना था, वहां स्टॉक भी बहुत ज्यादा था, उस पर विरोध की बात थी, कानून तोड़ने की बात थी। ठीक है, ये चीजें हो गई। थोड़ा सा मिटाल दे फिर ऊपर। ठीक, इन सब लोग धरसना मील कारखाने की ओर बढ़े। जब ये लोग धरसना मील कारखाने की ओर बढ़े तो इन सभी पर लाठी चार्ज किया गया। कहते इतना भीषण था कि इस लाठी चार्ज में 2 लोगों की मौत हो गई। मौत के बाद भी इस पूरी की पूरी जनता ने हिंसा का रुख नहीं अपनाया। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर उस समय उपस्थित थे धरसना मील कारखाने पर ही। वो लिखते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी विभत्स घटना नहीं देखी। ये कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों में इतना साहस, इतना उत्साह, इतना जोश था कि पुलिस उनको मारती थी, इतना मारती थी कि वो सब बेहोश हो जाते थे, और जब बेहोश हो जाते तो शांत हो जाते थे। बेहोश होने के बाद कोई भी शांत हो जाएगा, कहते हैं। और उसके जब होश आता था तो फिर वो नारेबाजी शुरू कर देते थे, फिर पुलिस मारती थी, फिर बेहोश होते थे, फिर होश आता था, फिर नारेबाजी, ये चीजें थी। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही कि भारत में महिलाओं पर अगर इतना अत्याचार हो रहा है तो जब तक यह अत्याचार होता रहेगा तब तक पुरुषों को यह अधिकार नहीं बनता है कि वो भारत की सत्ता प्राप्त करें। जिस दिन अत्याचार होना बंद हो जाए उस दिन सत्ता उन्हें प्राप्त करने की बात करनी चाहिए, उससे पहले नहीं। ये बात वहां आई। ठीक है, अब देखिए बंबई के पास दूसरा एक था, बंबई के पास बडाला कारखाना। अब तो ये सब कारखाना खत्म हो गए। इस पर लोगों के एक झुंड ने धावा बोला और लूट लिया। क्या बात थी, ऐसे ही धावा बोलते तो बहुत अच्छा होता। यहां पर अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर उपस्थित थे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वेब मिलर, भारत छोड़ो आंदोलन लुई फिशर, ये 2 पत्रकारों का आता है। कई बार इनका पूछा गया है किसका किससे संबंध। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा, वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, ये जिस समय घटना हो रही थी ये धरसना में उपस्थित थे। और धरसना के ऊपर इन्होंने ये लिखा कि धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। ये चीज इनकी आई। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा दक्षिण भारत देख लिया जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत की। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या किया सी राजगोपालाचारी। अब गांधी जी अगर यात्रा कर रहे हैं तो दूसरे प्रांतीय नेता भी तो उसी का अनुसरण करते। राजगोपालाचारी ने भी त्रिचुनापल्ली से पदोक्षम तक की यात्रा की।
पदोक्षम पहुंचकर इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ठीक, पहला। कर्नाटक में 10,000 की भीड़ ने सैनी कट्टा ये कारखाना था, खाने पर धावा बोला और लूट लिया। सैनिक कट्टा कारखाने पर धावा बोला और लूट लिया। अच्छी बात है भाई। भीड़ है, जिस कानून से उसे आपत्ति हो, जो कानून उसके मार्ग में बाधक हो, उस कानून को समाप्त कर देना ही अच्छा होगा। यहां पर वही किया भीड़ ने। आंध्र प्रदेश में महिलाओं के जत्थे मीलों चलकर नमक कानून को चुनौती दे रहे थे। ठीक है, ये भी आया। केरल, देखिए केरल में क्या हुआ। के कलप्पन और टीके माधवन, केलप्पन और टीके माधवन, के केलप्पन व टीके माधवन ने कालीकट से पय्यानूर की यात्रा की। ठीक, पय्यानूर भी समुद्र तटवर्ती है, तो यहां भी पहुंच के इन्होंने क्या किया? नमक कानून तोड़ा। मांग तो 11 थी, सारा टारगेट नमक कानून पर ही क्यों? क्योंकि समस्या ये थी कि जो ब्रिटिश सरकार का नमक कानून था उसमें दो चीजें, भाई चलो नमक पर टैक्स लगा दो, ठीक है, थोड़ा महंगा नमक खरीदेंगे, लेकिन उसमें एक समस्या और इन्होंने जोड़ दी थी। प्रति परिवार नमक की मिनिमम मात्रा का निर्धारण कर दिया गया था कि वह परिवार उतना नमक खा पाए चाहे नहीं, लेकिन पर मंथ इतना नमक उसे खरीदना ही पड़ेगा। भाई हमारे पास पूंजी नहीं है, मैं नमक नहीं खरीदना चाहता, चलो नमक के स्थान पर नींबू डाल के, भाई थोड़ा सा नमक डालेंगे, नींबू डाल के सिरका इत्यादि डाल करके हम काम चला लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। आपके परिवार में कितने सदस्य, उसके अनुसार आपका नमक का निर्धारण कोटा प्रणाली हो गया था कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा। यही तो बात थी। इसीलिए यह नमक कानून पब्लिक को सबसे ज्यादा खलता था, और गांधी जी ने इसीलिए इसे एक मुद्दा बनाया कि अगर यह मुद्दा बन जाता है नमक कानून, तो पब्लिक को जो सबसे ज्यादा खलने वाला कानून है उसके तोड़ने के लिए पब्लिक भी शहर से तैयार हो जाएगी और आंदोलन में बढ़ चढ़कर सहभागिता करेगी। ठीक है, ऐसा हुआ। आप देखिए इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। आंदोलन से बंबई में शायद सुनिए आयात, भारत का आयात, आंदोलन से भारत का आयात घटकर 1/3 रह गया, यानी 66% आयात घटा। गजब। अगर इतना आयात घटा है तो लाभ कम होगा, लाभ कम होगा तो आर्थिक नुकसान पक्का बनता है, होगा। और जब आर्थिक नुकसान होगा तो ऐसे देश पर हम शासन करके क्या फायदा, जहां हम अपने जेब से खर्चा करें, नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, दूसरा स्थिति क्या थी, इससे बंबई की 14 अंग्रेजी कपड़ा मिल बंद हो गई। जब कपड़ा नहीं बिकेगा तो उत्पादन क्यों, इससे अच्छा है बंद करके भाग चलो।
सीक्रेट का आयात, ये सब बाहर से आता था, नशीली चीजें हैं। घटकर 1/6 रह गया, यानी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की जो बात थी वो गजब तरीके से लागू हुई। ठीक, इस दौरान 90,000 सत्याग्रही बंद किए गए या जेल भेजे गए। 90,000 गांधीवादी जी सब इसमें थे। इसी समय 30 में ही साइमन कमीशन रिपोर्ट आई, जिसमें 3 गोलमेज सम्मेलनों का प्रावधान था, जिसमें गोलमेज सम्मेलनों के आयोजन की बात की गई थी। ठीक है, तो जब गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात हो गई तो सरकार भी कोशिश क्या करेगी कि गोलमेज सम्मेलन किसी न किसी प्रकार से हो और उस गोलमेज सम्मेलन में सभी दलों की सहभागिता हो। यदि उस गोलमेज सम्मेलन में सभी दलों की सहभागिता होगी तभी हम किसी एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इसलिए सरकार अब गोलमेज सम्मेलनों में सभी भारतीयों के सम्मिलित होने का प्रयास करेगी। तो पूरा हम लोग गोलमेज सम्मेलन पे, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है वो आंदोलन के दौरान ही होता है, इसमें आंदोलन अभी समाप्त नहीं किया गया था। जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें सरकार ने सहभागिता नहीं की और उस गोलमेज सम्मेलन में लिए गए किसी भी निर्णय को उसने मानने से इनकार कर दिया। तो अब सरकार के सामने मजबूरी थी कि भारत के सबसे जनाधार वाली पार्टी को गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को सम्मिलित करने हेतु गांधी इरविन पैक्ट होता है। उसमें कुछ शर्तें गांधी जी स्वीकार करते हैं, कुछ चीजें इरविन स्वीकार करते हैं और गांधी इरविन पैक्ट के पश्चात गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन सांप्रदायिकता का जहर इतना ज्यादा भरा हुआ था भारतीयों में कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए और अंततः गांधी जी को खाली हाथ वहां से वापस आना पड़ा। वापस आकर के उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन उतना जोश नहीं था। सरकार ने बर्बरता पूर्वक दमन भी किया और परिणाम स्वरूप 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो अब हम लोग गोलमेज सम्मेलन पर आगे बढ़ते हैं। ये देखा जाए कि गोलमेज सम्मेलन में होता क्या है, कैसे, कितने लोग, कौन गया, कौन नहीं गया, कौन सब में गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर से 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। तो ऊपर हो गया ज्यादा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दिख रहा है, सॉरी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर से 1930 से 19 जनवरी 1931। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। ठीक, तीनों गोलमेज सम्मेलन की जो हम बात करते हैं तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस में हुए।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं हुए। ठीक, उद्घाटन हमेशा गोलमेज सम्मेलन का राजा जॉर्ज पंचम ने किया। जॉर्ज पंचम ने, ये सम्राट थे, ब्रिटिश सम्राट थे। ठीक है, अध्यक्षता ब्रिटेन का प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री रैमजे मैक डोनाल्ड, बाद में पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट की यही घोषणा करते हैं। ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक, इस गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या 89, तीनों गोलमेज सम्मेलन में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि प्रथम में ही थे प्रतिभाग करने वाले, अन्य दो में तो बहुत कम संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए सम्मेलन के निष्कर्ष बाद में प्रकाशित होते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिभाग नहीं किया। डॉक्टर भीमराव इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में प्रतिभाग करते हैं दलित वर्ग के तरफ से। ठीक है, तो यहां पर भी हुआ क्या, कांग्रेस जब प्रतिभाग नहीं कर रही है तो फिर किसी निर्णय पर पहुंचने की बात नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर कुछ निर्णय लिए गए, जो निर्णय बाद में 1935 के भारत परिषद अधिनियम में आती है हम लोगों के सामने। ठीक है, निर्णय देखा जाए क्या था इनका, जो निष्कर्ष बाद में आया प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। जैसे इसमें यह कहा गया, ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ के निर्माण की रूपरेखा बनाएगी। इसकी मांग रखी थी। जो भारतीय रजवाड़े थे उन्होंने ये बात कहा था कि यदि ब्रिटिश सरकार अपने अधीन एक अखिल भारतीय संघ बनाता है तो हम लोग उसमें सम्मिलित होंगे। एक आश्चर्यजनक बात थी। ठीक है, देखिए भारतीय रजवाड़ों ने घोषणा की थी इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कि यदि ब्रिटिश सरकार अपने अधीन एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करती है तो उस संघ में सभी रजवाड़े सम्मिलित होंगे। एक आश्चर्यजनक घटना थी, ऐसा कभी उम्मीद नहीं किया गया था कि रजवाड़े ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की, यानी रजवाड़े अखिल भारतीय संघ के निर्माण के पक्ष में थे। ठीक है, देखिए पहला अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात आई। ये ब्रिटिश सरकार ने बाद में जो निर्णय प्रकाशित किया उसमें इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा की बात कही। दूसरा, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की बात है। इसमें जो अन्य पार्टियां थी जैसे लीग इत्यादि, उन्होंने ये कहा कि भारतीयों को कुछ तो अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ये मांग भी रखी थी कि प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए ताकि हम लोग भी तो धीरे धीरे शिक्षित हो सकें। और केंद्र में द्वैत शासन की बात आई। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हो। ठीक है, ये चीजें हुई और इस पर सहमति भी बनी सभी दलों की। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन से ब्रिटिश सरकार ने 1935 के अधिनियम के लिए यही चीजें अपने सामने लेकर के आते हैं। ये एक निर्णय आया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। ठीक है, लेकिन ये जो भी चीजें थी कांग्रेस ने इसे मान्यता नहीं दिया। क्यों देती भाई? जब कांग्रेस सम्मिलित नहीं हुई है तो उसके निर्णय क्यों स्वीकार करे कांग्रेस तो स्वाभाविक है, विरोध करना ही करना था कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस ने इसे मान्यता नहीं दिया। उसने कहा तुम लोग अपना अपना जो भी डिसीजन हो करते रहो, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जब कांग्रेस स्वीकार नहीं करती है तो फिर दूसरा कौन था जो इसे स्वीकार करता? तो एक बात आई गई थी। ठीक है, ऐसी स्थिति में गांधी जी
26 जनवरी 1931 को रिहा किए गए। रिहा किए गए। ठीक, अब अगर गांधी जी 26 जनवरी 1931 को रिहा होते हैं तो रिहा क्यों किया गया? गांधी जी को रिहा सिर्फ इस उद्देश्य से किया गया ताकि गांधी जी के साथ कोई एक समझौता किया जा सके और समझौते के पश्चात गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए मनाया जा सके। ठीक है, गांधी जी रिहा हो गए। तेज बहादुर सप्रू ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे उदारवादी दल से। सप्रू व जयकर ये भी सम्मिलित हुए थे उदारवादी दल से। के प्रयासों से गांधी जी व इरविन के मध्य 17 फरवरी से गांधी जी व इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ होती है। ठीक, वार्ता कैसी थी? दोनों अपनी अपनी शर्त रखेंगे क्योंकि इरविन के लिए जरूरी है कि गोलमेज सम्मेलन के निर्णय तब तक सर्वमान्य नहीं हो सकते जब तक कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं करती, पहला। दूसरा, गांधी जी ये जानते थे कि ब्रिटिश सरकार है कब धोखा दे दे, क्या चीज स्वीकार करके कब न माने। तो अगर ऐसी चीज है तो कोई भी चीजें, कोई भी समझौता हो तो लिखित में होगा ताकि सार्वजनिक हो, प्रत्येक व्यक्ति उस समझौते से वाकिफ हो ताकि ब्रिटिश सरकार कभी उसका नकार ना सके। एक समस्या थी। ठीक है, अब वार्ता प्रारंभ हुई और अंततः 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यानी एक समझौता हो गया फाइनली। यह समझौता क्या था? इसकी कुछ शर्तें थी। इस समझौते के अकॉर्डिंग गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करना था। सॉरी, गांधी जी को नहीं, कांग्रेस को सम्मिलित करना था। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होती। अब कांग्रेस अपना प्रतिनिधि किसी को भी बना सकती है, उसके पास तो नेताओं की कमी नहीं थी, बहुत नेता थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हुआ क्या? ये जो समझौता हुआ इसी को गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन दिख रहा है? ओके, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये चीज आई। अब हम लोग ये देखते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट क्या था, उसमें कौन कौन सी बातें एक दूसरे के द्वारा मानी गई। ठीक है, निकालते हैं इसे। गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931। समस्या यहां ये आ गई थी कि जिस समय यह पैक्ट हुआ उस समय तक 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की घोषणा हो चुकी थी। गांधी जी अगर बहुत प्रयास करते तो या तो समझौता टूटता या उन तीनों की मौत या फांसी की सजा कैंसिल होती। क्योंकि गांधी जी की विचारधारा अलग थी, उन लोगों की विचारधारा अलग थी, विचारधाराओं में इतना ज्यादा अंतर था, इसलिए गांधी जी ने इरविन से समझौते के अवसर पर साइन करने से पहले ये कहा कि ये तीनों बच्चे नासमझ हैं, नादान हैं, यदि हो सके तो इन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन चूंकि एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या का केस था इनके ऊपर, उसके हत्या के एवज में इन्हें फांसी की सजा दी जा रही थी, इसलिए गांधी इरविन पैक्ट तो हो गया, लेकिन इरविन ने इन्हें माफ करने
नहीं, माफी नहीं किया उसने कहा माफ कर दिया जाए, सजा खत्म कर दी जाए, बदल दी जाए, सारी चीजें। गांधी की कोई भी बात इरविन ने नहीं स्वीकारी और अंततः जब इनको फांसी हो गई 23 मार्च को, तो बाद में इसी के विरोध में गांधी जी को कराची अधिवेशन में काले झंडे भी दिखाए गए। जो युवा नेता थी, नेहरू, सत्यमूर्ति, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग, इन्होंने भी गांधी जी की इस बात की आलोचना की थी कि यदि गांधी जी चाहते तो ये तीनों शहीद क्रांतिकारी बचाए जा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने कोई प्रयास नहीं किया। गांधी जी ने बस इतना ही प्रयास किया था कि उन्होंने गांधी इरविन से यही बात कही कि यदि हो सके तो इन नासमझ नादान बालकों को रिहा कर दिया जाए या इनके सजा में परिवर्तन, आजीवन कारावास कर दो। और भी उन कारावास पर वो क्रांतिकारी स्वतः तैयार नहीं होते, वो तो फांसी की ही बात करते हैं। ठीक है, चलिए गांधी इरविन पैक्ट की हम लोग बात करते हैं, या दिल्ली समझौता भी इसे कहते हैं। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता हुआ। ये देख ध्यान रखिएगा कि गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, नहीं भूल जाएं तो समस्या होती है। ठीक है, अब इस समझौते में इरविन ने कुछ बातें स्वीकार की, और गांधी जी ने कुछ बातें स्वीकार की। तो हम लोग ये देखें कि पहले स्वीकार क्या की थी, उसमें ऐसी ऐसी बातें क्या थी जो स्वीकार किया, और स्वीकार करने का परिणाम क्या रहा। तो इरविन द्वारा स्वीकार की गई बातें, ठीक, ये बात आ गई। अब देखिए इसमें क्या था। फर्स्ट, कुछ तो स्वीकार किए होंगे, कुछ अच्छा ही स्वीकार किए होंगे, कुछ बुरा तो नहीं स्वीकार कर सकते। ठीक है, पहला इन्होंने क्या कहा कि हिंसा के आरोप में जो भी राजनीतिक बंदी हैं उन्हें छोड़कर अन्य को रिहा किया जाए। रिहा होंगे, ठीक, ये गांधी जी ने स्वीकार किया था। गांधी जी ने ये बात कही कि ऐसे सभी राजनीतिक बंदियों को आप रिहा मत करो जिन पर किसी भी हिंसा का केस है, लेकिन उन सभी व्यक्ति को आप रिहा कीजिए जिन पर सिर्फ आंदोलन में सम्मिलित होने का केस है, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हिंसा का केस नहीं है, उन सबको रिहा किया जाए। ये गांधी जी की मांग थी, इसे इरविन ने स्वीकार भी किया, पहला। दूसरा, इन्होंने कहा भारतीय लोग समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू किया गया तो उसमें मूल मुद्दा क्या था? नमक कर और नमक बनाने की छूट, ये तो बात था। गांधी जी के जो 11 सूत्री मांगे थी उसमें भी अंत में यही था। लास्ट 11वां जो था उनका किसानों से संबंधित, एक तो भू राजस्व में 50% की कटौती, और दूसरा था नमक टैक्स और नमक कानूनों को समाप्त करने की बात। नमक कानून क्या कहता था कि प्रत्येक भारतीय को एक लिमिट थी, उतना नमक हर प्रत्येक महीने आवश्यक रूप से खरीदना होगा, पहला। दूसरा यह था कि कोई भी अन्य व्यक्ति कंपनी को छोड़ करके नमक का निर्माण नहीं कर सकता। तो अगर यहां पर यह चीज मिल गई कि कोई भी भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकता है, तो क्या खा नहीं सकता है? नमक खा भी तो सकता है। यानी गांधी जी की जो अंतिम मांग थी वो इस गांधी इरविन पैक्ट में स्वीकार की गई। ठीक है, दूसरा। तीसरा देखिए, भारतीय शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना दे सकते हैं। विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून के अंदर रहते हुए, ये भी शर्त में जोड़ी गई थी, अंदर रहते हुए धरना दे सकते हैं। कानून से इतर न जाए, ऐसा ना हो कि धरना
दे रहे हो, अचानक कोई व्यक्ति आ जाए विदेशी शराब खरीदने तो उसको गिरा लो, पहले कचर दो, ये चीज नहीं था। आप धरना दीजिए, उसको समझाइए कि विदेशी चीज है, विदेशी मदिरा, इसको मत पीजिए, भारतीय देसी ले लो, महुआ वाला, गुड़ वाला, सल्फास वाला, वो पी लो। तो ये चीजें थी, ठीक। तो चलो ये भी ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ी गई कि जो विरोध होगा विदेशी वस्त्रों का, उसमें ब्रिटिश वस्त्र शामिल नहीं होंगे, वस्त्रों का विरोध नहीं होगा। गांधी जी ने कहा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो मानो, कुछ तो करो, कुछ तो विरोध हम करेंगे, ताकि पब्लिक में जो एक विरोध की प्रवृत्ति है वो तो जन्म ले, वो तो कुछ करती। ठीक, नेक्स्ट चौथा, गांधी जी की ये बात थी कि सरकारी नौकरी, आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब बात आई तो बहुत से ऐसे लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे, देश प्रेम की भावना से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उन लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। और जब उन लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी तो अब समस्या ये था, सरकारी नौकरी करता कौन, बहुत प्रशासन को चलाने के लिए पुनः चाहिए थे, इसलिए आंदोलन जब स्थगन हुआ तो पुनः ऐसे लोगों को वापस नौकरी में बुलाया जाता, क्योंकि नई भर्ती तो हो नहीं सकती थी, नए पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। पुराने लोग कितने भी विरोधी हो लेकिन कार्य तो कर रहे थे, कार्य उनको आता भी था, अच्छे से कर रहे थे। तो इसमें यह बात आई कि ऐसे लोगों को सरकार जब वापस बुलाए तो उसमें उदारता का परिचय दिया जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार की कठोरता न बरती जाए। ठीक है, कि पैसा लगा दो, उनके ऊपर बहुत सी चीजें हो सकती है कठोरता में। ठीक है, अब देखिए ये तो इरविन ने स्वीकार की, अब गांधी जी ने क्या स्वीकार किया उस पर भी आ जाते हैं। ठीक, अब यहां आ गया गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा स्वीकार की गई बातें। इसमें देखिए क्या है। पहला, आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। पहली बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित होगा। पहला, गांधी जी कह रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। पहली बात हो गई। दूसरा क्या कहा, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करेगी। ठीक, चलिए बात अच्छी बात है, कांग्रेस दूसरे सम्मेलन में, ये तो पहले से हम लोग समझौता इसीलिए हो रहा था कि गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हो जाए। तो कांग्रेस अगर गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होगी, समझौता होगा, तो आंदोलन भी तो स्थगित ही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए थर्ड, इसमें यह कहा गया कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। कुछ समय के लिए तो मानना पहले से, अगर नहीं मानेंगे तो आंदोलन को एक जो स्थगन मिल रहा है वो नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, गांधी जी पुलिस ज्यादतियों की, आंदोलन के दौरान जो पुलिस ज्यादतियां की गई थी, बहुत लोगों को मारा पीटा गया था, खूब लठियाया गया था, जुतियाया गया अच्छे से। तो इसमें यह कहा गया कि गांधी जी जो पुलिस ज्यादती हुई है लोगों के साथ, उसकी जांच की मांग नहीं करेंगे। गांधी जी आंदोलन के दौरान हुई पुलिस ज्यादतियों की मांग नहीं करेंगे।
ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, एक तो बात हो गई, लेकिन इस समझौते से कांग्रेस का जो युवा वर्ग था वो बहुत ज्यादा नाराज। क्यों? क्योंकि उसकी बात थी कि गांधी जी चाहते तो इस आंदोलन के दौरान उन 3 क्रांतिकारियों को बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने प्रयास नहीं किया। ठीक है, देखिए, इस समझौते से युवा वर्ग में गंभीर असंतोष था। ठीक है, युवा वर्ग में गंभीर असंतोष, 1 मिनट, युवा वर्ग में गंभीर असंतोष। अब अगर युवा वर्ग में ज्यादा असंतोष है तो कहीं ना कहीं उसको संतुष्ट करने की बात आएगी। असंतोष का कारण क्या था कि गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के फंदे से न बचा पाना, को फांसी के फंदे से ना बचा पाना। इन लोगों की सोच ये थी कि गांधी जी यदि चाहते तो, इच्छा होती तो, इन तीनों को फांसी के फंदे से बचा सकते थे। रीजन क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने भी मजबूरी थी, गोलमेज सम्मेलन करना है। गोलमेज सम्मेलन में यदि कांग्रेस उपस्थित नहीं होती है, कांग्रेस सम्मिलित नहीं होती है, तो फिर उस सम्मेलन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कांग्रेस के बिना सम्मिलित हुए सम्मेलन आधारहीन है, कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि भारत की लगभग 70% जनसंख्या कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के साथ है। तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता जो एक छोटे से वर्ग को संतुष्ट करती हो, बहुसंख्यक वर्ग उस कानून का विरोधी हो। इसलिए ब्रिटिश सरकार के लिए चुनौती थी कि कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में हर हाल में सम्मिलित करना है। ये लोग कहते थे कि इसी का फायदा उठाना चाहिए था और एक शर्त रख देनी चाहिए थी कि यह समझौता तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक इन तीनों को रिहा नहीं किया जाता, फांसी के फंदे से हटाया नहीं जाता। फांसी का जो इनका फरमान है, जो फांसी होनी है, उससे जब तक इनको रिहा नहीं किया जाए, मुक्त ना कर दिया जाए, ये चीजें हो सकती थी। लेकिन गांधी जी जान ही रहे हैं आप, अलग विचारधारा, अलग सोच, अलग चीजें, इसी तरीके से समझौता होना चाहिए था। क्योंकि सवा साल से आंदोलन चल रहा था, लोगों में अब जोश धीरे धीरे कम हो रहा था, तो एक ऐसी चीज चाहिए थी गांधी जी को कि थोड़े दिनों में पुनः जोश आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या हुआ। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ठीक है, अब कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। कब? मार्च 1931 में ही कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी को भी यहां सम्मिलित होना था। ठीक, इस विशेष अधिवेशन का उद्देश्य था कि गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ है, उस पैक्ट को कांग्रेस कार्यकारिणी की स्वीकृति प्रदान करना। बिना कांग्रेस कार्यकारिणी की स्वीकृति के वह चीजें नहीं होती। कराची में गांधी जी भी पहुंचे। यहां पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए विरोध स्वरूप। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ विरोध नहीं किया, क्योंकि ये जानते थे कि युवा हैं, उनके ऐसे चीजों से नाराज होंगे और उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। यदि नाराज होते हैं तो कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हैं,
कल इनको समझ में आ जाएगा कि गांधी ने जो किया था वो गलत नहीं था, जो भी रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि कराची अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पास करवाने हैं। ठीक है, कराची अधिवेशन, यहां देखिए, इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे तो दिखाई गए थे। दूसरा जो हुआ, पूर्ण स्वराज व गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। गांधी इरविन पैक्ट स्वीकार किया गया। ये तो होना ही था, क्योंकि अब कांग्रेस में गांधी जी सर्वमान्य नेता थे। गांधी जी द्वारा किया गया कोई भी समझौता अवश्य स्वीकार होता। गांधी जी के किसी भी समझौते को नकारा नहीं जा सकता था, तो यहां पर भी वो चीजें स्वीकार की गई। ठीक है, दूसरा देखिए, पूरा यहीं पर मौलिक अधिकार और कर्तव्य, मौलिक ये पूछा गया है भाई, अधिकार एवं कर्तव्य, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक, आर्थिक कार्यक्रम से जुड़े प्रस्ताव पारित हुए। ये दोनों पूछे गए हैं, यूपीपी पीसीएस के एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ये सब कब पारित हुए थे? 1931 मार्च में। किस अधिवेशन में? कराची के विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, यहीं पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। क्या बात थी, कितना आगे की सोच थी। इन्हें यह पता था कि गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। और भारत की आजादी के बाद बहुत से अफ्रीकी देश, एशियाई देशों ने इसी गांधीवाद के दम पर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी को नामांकित किया गया। गांधी जी जाएंगे। गांधी जी अपने साथ डॉक्टर अंसारी को भी सम्मिलित करना चाहते थे। इन्होंने वायसराय से बात भी की, लेकिन वायसराय कांग्रेस के सदस्य के रूप में डॉक्टर अंसारी के सम्मिलित होने की बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वायसराय जानता था वो भी मुस्लिम हैं और सांप्रदायिकता वहां पर जोर पकड़ेगा, और जैसे ही जोर पकड़ेगा विवाद की स्थिति आएगी। इसलिए उन्होंने गांधी जी की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रतिभाग करने के लिए गांधी जी की इच्छा के अनुसार डॉक्टर अंसारी को सम्मिलित करने को मान्य ही नहीं किया। और जब डॉक्टर अंसारी सम्मिलित नहीं होंगे, तो डॉक्टर अंसारी सम्मिलित नहीं तो अकेले गांधी जी को जाना पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931, 7 सितंबर से 1931, ठीक है। इस सम्मेलन में कुल सदस्य, भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 थे, लेकिन यहां पर मात्र 31 प्रतिनिधि, यानी प्रतिनिधियों की संख्या बहुत ही कम हो गई, लगभग 34% के आसपास। यही तो हुआ। देखिए, क्योंकि प्रथम गोलमेज और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में ब्रिटेन में सरकार में परिवर्तन हो गया और अनुदारवादी सरकार बनी। अनुदारवादियों की सरकार बनी और इन अनुदारवादियों ने सैमुअल हॉक को भारत मंत्री बनाया। सैमुअल हॉक ये भारत मंत्री बने और लॉर्ड विलिंगटन ये वायसराय भारत में, यानी परिवर्तन हो गया, ठीक है। गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से गए थे, ठीक है, जहाज से गए और 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन शुरू हुआ और गांधी जी 12 सितंबर 1931 को ब्रिटेन पहुंचे। उसके बाद प्रतिभाग किया। सोचो, 5 दिन लेट पहुंचते हैं, फिर भी इंतजार हो रहा था। गांधी जब वहां पहुंचते हैं तो शुरू से ही बात आ गई, ब्रिटिश भी नहीं चाहता था कि ये सभी भारतीय मिल करके किसी एक निर्णय पर पहुंच सके, इसलिए ब्रिटेन ने फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया और कई सांप्रदायिक नेताओं को अपनी ओर मिलाया और भड़काया भी, ठीक है। हुआ क्या कि इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी पहुंचे तो सभी अल्पसंख्यक समुदाय, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहा था। भाई मुस्लिमों को तो मिल ही चुका था, सिख, दलित, एंग्लो इंडियन, ईसाई, ये सभी मांग कर रहे थे, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग। अब अगर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग सब कर रहे हैं तो ये कैसे स्वीकार हो सकता था? गांधी जी ने तुरंत ही इसे अस्वीकार कर दिया और जब गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया तो परिणाम क्या निकला? किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सका। कैसे हो सकता था? दलित वर्ग को भी, वहां क्या कहा गया कि दलित वर्ग अल्पसंख्यक समूह है। गांधी जी इस बात पर अड़े थे कि जो दलित हैं वो भारतीय ही हैं, वो सॉरी हिंदू ही हैं, हिंदू समाज का एक विभाग गांधी हैं, उनको अलग ना माना जाए। क्योंकि अंबेडकर जी भी थे, दलित का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए अंबेडकर दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे। गांधी जी ने कहा नहीं, वो हिंदुओं से अलग नहीं है, दलित हिंदुओं की ही एक उपशाखा है, हिंदुओं की एक जाति है, उन्हें हम आरक्षण दे सकते हैं, उन्हें आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल देने से दलित जो हैं वो हिंदू समाज से पूर्णतः अलग हो जाएंगे और जब दलित भी अलग हो जाएंगे तो फिर ब्रिटिश को भारत से भगाना अन्य बचे हुए हिंदुओं के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अल्पसंख्यक अंग्रेजों के सहयोग में खड़े होंगे, फिर दूसरा वर्ग कोई ऐसा नहीं है जो अंग्रेजों को भगा सके। ये सोच थी, इसलिए गांधी जी ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग लोगों की अस्वीकार कर दी और बिना किसी समझौते के वापस चले आए। ठीक है, ऐसा नहीं था कि गांधी जी के अलावा कांग्रेस के कुछ लोग नहीं गए थे। महिलाओं के मुद्दे को लेकर के सरोजनी नायडू और एनु बेसेंट वहां गई थी। ठीक,
तेज बहादुर शप्रू भी गए थे, मदन मोहन मालवीय भी वहां गए थे, अलग अलग दल से। ऐसा होता नहीं है कि भाई चलो हमको एजेंट चाहिए। प्रधानिक चुनाव में क्या होता है, एजेंट चाहिए तो एक तो खुद कैंडिडेट होते हैं और 4-5 डमी कैंडिडेट करार कर दिया जाता है। क्यों? ताकि डमी के नाम पर भी हम वाहन प्रचार में ले सकें, एजेंट बनवा सकें, बूथ पर संख्या ज्यादा की जा सके हम अपने लोगों की, मारपीट हो, लड़ाई झगड़ा तो हमारे लोग ज्यादा होंगे, चढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो एक अलग बात होती है। जब कोई समझौता नहीं हो सका तो 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत पहुंचे। कहते हैं मुंबई पहुंचे थे और गांधी जी के स्वागत में काफी ज्यादा जनता इकट्ठा थी। गांधी जी जब पहुंचे तो उन्होंने उस पहुंची हुई जनता को संबोधित किया। जो गांधी जी के स्वागत में पब्लिक पहुंची थी कि अरे ब्रिटेन से लौट के आ रहे हैं गांधी जी, कुछ न कुछ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लेकर के आए होंगे। तो उनके संबोधन में इन्होंने ये कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया, परंतु अपने देश की इज्जत को, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को पट्टा नहीं लगने दिया। ठीक, ये बात आई। अब इसी समय जब गांधी जी ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, उसी समय एक अमेरिकी सदस्य, वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे फ्रैंक मॉरिस। ठीक, उन्होंने लिखा है या कहा कि गांधी जी को सेंट पैलेस की, तो वहां गांधी जी उन्होंने कहा अर्ध नंगे फकीर की संज्ञा दी। उन्होंने कहा अर्ध नंगे फकीर, अर्थात गांधी जी को सेंट पैलेस की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए सेंट पैलेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक अजीब दृश्य दिखाई पड़ता है। अर्धनग्न फकीर, ये पूछा गया है कि अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे फ्रैंक मॉरिस, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, वापसी के पश्चात गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। इधर गांधी जी आंदोलन के लिए आते हैं और उधर सरकार एक नए निष्कर्ष पर, उसने सोचा दलितों को क्यों ना पृथक निर्वाचन दे दिया जाए। यदि दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया जाएगा तो भारत में जो एक जनता का गठजोड़ है उसे तोड़ा जा सकता है। यदि हम आंदोलन की गति धीमी कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि आंदोलन टूट जाएगा, और यदि आंदोलन टूट गया तो विरोध भी खत्म हो जाएगा, काफी मेरे समर्थक हो जाएंगे। जब विरोध खत्म हो जाएगा तो फायदा क्या होगा कि शासन जो ब्रिटिश है वो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ होता है, उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, प्रांतीय चुनाव, अगस्त प्रस्ताव, ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।